एक बार फिर से स्वागत है प्यारे मित्रों हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीबीएमके यूनिवर्सिटी के जितने भी छात्र छात्राएं हैं सेमेस्टर 2 के, उन सभी के लिए ये वीडियो होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो आपका टॉपिक है इल्तुतमिश की उपलब्धियां, यानी हिस्ट्री ऑनर्स के जितने भी छात्र छात्राएं हैं उन सभी के लिए वीडियो होने वाला है। तो आज का जो आपका टॉपिक है इल्तुतमिश की उपलब्धियां, मैंने गुलाम वंश और कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में वीडियो बना के यूट्यूब में डाल दिया है, अगर नहीं देखें तो जाके देख लीजिए। और आपका ये जो नेक्स्ट है इल्तुतमिश की उपलब्धियां, तो इल्तुतमिश की उपलब्धियां हम लोग आज पढ़ेंगे। तो देखिए गुलाम वंश से स्टार्टिंग होता है। सबसे फर्स्ट का जो संस्थापक होता है उसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक, जो 1206 से लेकर 1210 तक, यानी 4 साल ही शासन करते हैं। उसके बाद आपका आराम शाह आ जाता है। आराम शाह एक बेकार बेकार शासक होता है, जिसका वो 1210 यानी 1210 में बस एक ही साल वो शासक कर पाता है। तो वो शासन नहीं कर पाते, वो एक बेकार शासन रहते हैं, शासक रहता है, जिसके कारण से उसके बाद जो आता है आपका नेक्स्ट शासक आता है, उसका नाम है इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो चलिए इल्तुतमिश के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो इल्तुतमिश का जो पूरा नाम है, देखिए इल्तुतमिश, सबसे पहले उसका परिचय देख लेते हैं। इल्तुतमिश का परिचय, इल्तुतमिश का पूरा नाम शमसुद्दीन इल्तुतमिश था। यह तुर्क का रहने वाला था। देखिए इल्तुतमिश का जो पूरा नाम था वो शमसुद्दीन इल्तुतमिश था। यह तुर्क का रहने वाला था, परंतु बाद में यह गुलाम वंश का एक योग्य शासक बना। इनके पिता एक कबीले के सरदार थे। इनके जो पिता थे वो एक कबीले के सरदार थे। इल्तुतमिश का शासनकाल, देखिए तो इल्तुतमिश का जो शासनकाल है वो 1210 से लेकर 1236 ईस्वी तक मानी जाती है। यानी गुलाम वंश का अगर सबसे लॉन्गेस्ट यानी सबसे ज़्यादा जो शासन किए हैं वो कौन सा राजा है, वो इल्तुतमिश है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे देखिए 1210 से लेकर 1236 तक, यानी 26 साल का शासन इल्तुतमिश का रहा है यहाँ पर। यह ऐबक यह ऐबक का दास था, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक का ये गुलाम था, यानी दास था। ठीक है, जिस प्रकार से कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था, उसी प्रकार से इल्तुतमिश भी कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था या गुलाम था। दास को पहले गुलाम कहा जाता था। दास को पहले क्या कहा जाता था, तो गुलाम कहा जाता था। यह एक योग्य व्यक्ति था, जिसके कारण कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी सॉरी इनकी योग्यता को देखकर इनकी दासता से मुक्त कर दिया। जो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक का जो दास था इल्तुतमिश, उनको मुक्त कर दिया। उनको दास से मुक्त करके यहाँ पे उनको पद दे देते हैं। क्या पद देते हैं यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलेगा, सत्ता दे देते हैं। ठीक है, और उस समय बदायूं का सूबेदार बनाया गया, यानी इनको बदायूं, एक जगह का नाम है बदायूं, बदायूं का सूबेदार बनाया गया। किनको, इल्तुतमिश को। कुतुबुद्दीन ऐबक ने बदायूं का सूबेदार बना दिया गया, किसको, इल्तुतमिश को। ठीक है, यह कहा जाता है कि ऐबक इल्तुतमिश के योग्यता से अधिक प्रभावित था, जिसके कारण ही आगे चलकर ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश से कराया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया कि अपना जो पुत्री है उनका विवाह इल्तुतमिश से करा दिया था। लाहौर के तुर्क अधिकारियों ने कुतुबुद्दीन ऐबक के विवादित पुत्र आराम शाह को लाहौर की गद्दी पर बैठाया। देखिए आराम शाह जो है वो एक बेकार शासक है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया, जानता था कि उसका जो बेटा है आराम शाह वो एक बेकार शासक था, इसीलिए उनको क्या किया, जो लाहौर है, लाहौर के गद्दी पर आराम शाह को बैठाया। परंतु दिल्ली के तुर्की सरदारों एवं नागरिकों के विरुद्ध फलस्वरूप कुतुबुद्दीन ऐबक, चलिए आगे देख लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद इल्तुतमिश, जो उस समय बदायूं के सूबेदार थे, उनको दिल्ली आमंत्रित कर दिया और राज सिंहासन पर बैठाया गया। तो क्या हुआ यहाँ पे, देखिए क्या हुआ, आराम शाह एक बेकार शासक था, जिनके कारण से उनको यहाँ पे लाहौर के गद्दे पर बैठाया गया था। परंतु फिर लास्ट टाइम पे क्या हुआ, इल्तुतमिश को बुलाया गया, यानी जो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था, और उनको दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठाया गया। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आराम शाह और इल्तुतमिश के बीच संघर्ष। आराम शाह और इल्तुतमिश के बीच संघर्ष यहाँ पे किस प्रकार से होता है। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। इल्तुतमिश जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था तथा दामाद दोनों था। जबकि आराम शाह के बारे में कहा जाता है कि यह ऐबक का पुत्र था। कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र कौन था, आराम शाह। परंतु आराम शाह के रहते पर भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने दामाद को सत्ता यानी राज सिंहासन दे दिया था। ठीक है, ऐबक के मृत्यु के बाद इन दोनों के बीच सत्ता को लेकर संघर्ष हुआ। यह कहा जाता है कि आराम शाह को ऐबक ने दिल्ली का शासक नहीं बनाना चाहता था, क्योंकि यह उतना योग्य नहीं था। आराम शाह उतना योग्य नहीं था जो दिल्ली का जो राजपाट है वो संभाल सके। इसीलिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को दिल्ली के सल्तनत पर बिठाया। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। जिसके कारण इन्हें लाहौर के गद्दी पर बैठाया गया था, यानी
आराम शाह जो है उसको दिल्ली के सल्तनत पर नहीं बिठाया गया, उनको कहाँ पे बिठाया गया, तो लाहौर के गद्दी पर बिठाया गया। ऐबक अपने दामाद इल्तुतमिश को दिल्ली शासक बनाना चाहता था क्योंकि यह एक योग्य शासक था। ऐबक की मृत्यु होने के बाद दिल्ली के गद्दी पर अपना अधिकार प्राप्त करने के लिए इन दोनों के बीच संघर्ष हुआ। देखिए इतना ईजी शब्दों में लिखा हुआ है कि आप लोग एक बार पढ़िएगा तो ऑटोमेटिक समझ जाइएगा। और हम कुछ दिनों से वीडियो नहीं डाल पाए थे, कुछ काम के कारण से आप लोग को वीडियो नहीं दे पाए थे, ठीक है। तो अब आप लोग को जो वीडियो है वो रेगुलर मिलेगा। चलिए देख लेते हैं आगे। आराम शाह के बारे में कहा जाता है कि जब दिल्ली के गद्दी को प्राप्त करने के लिए आराम शाह और इल्तुतमिश के बीच संघर्ष हुआ, जिसमें आराम शाह पराजित हो जाता है और इस प्रकार से दिल्ली के गद्दी पर इल्तुतमिश का अधिकार हो जाता है। देख लीजिए क्या हो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो दोनों का संघर्ष हो रहा है, आराम शाह और इल्तुतमिश है, दोनों के बीच संघर्ष हो रहा है। और उसमें आराम शाह हार जाते हैं और इल्तुतमिश जीत जाता है, और इल्तुतमिश क्या होता है, दिल्ली पर उसका गद्दी का अधिकार हो जाता है। आराम शाह के पराजित होने के बाद इल्तुतमिश ने इन्हें बंदी बना लिया। इल्तुतमिश ने फिर क्या किया, आराम शाह को बंदी बना लिया, जिसके बाद इनका हत्या कर देता है। इस प्रकार इल्तुतमिश को दिल्ली की गद्दी प्राप्त करने में काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। इस प्रकार से जो इल्तुतमिश है उनको दिल्ली का जो सत्ता है उसको प्राप्त करने के लिए बहुत ही संघर्ष करना पड़ा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। इन्होंने दिल्ली सल्तनत को बचाए रखने के लिए काफ़ी समस्याओं को सामना करना पड़ा। इन समस्या को 3 चरणों द्वारा बताया गया है, देखिए यहाँ पे 3 चरणों द्वारा बताया गया है, ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ पे आपका फर्स्ट हो गया जैसे कि युद्ध, यहाँ पे युद्ध करना पड़ा। सेकंड में देखिए 40 दासों का संगठन, 40 दासों का संगठन जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तुर्कान ए चहलगामी, तुर्कान, ठीक है, तुर्कान ए, यहाँ पे चहलगामी लिखाएगा, ठीक है। तो तुर्कान ए चहलगामी 40 दासों का जो संगठन है, 40 दासों का संगठन को हम लोग तुर्कान ए चहलगामी भी कहते हैं, ठीक है। तो इसको भी जान लेते हैं। इसमें क्या होता है, 40 दासों का जो संगठन, इसमें 40 लोग हैं, 40 जमींदार राजा मिलकर, जितने भी जमींदार हो गए, अमीर व्यक्ति हो गए, इन सभी का एक दल है जिसमें 40 दासों का यहाँ एक संगठन है, ठीक है। इल्तुतमिश ने अपने 25 वर्षों के शासनकाल में सभी समस्याओं का समाधान 3 चरणों द्वारा किया। प्रथम चरण में इन्होंने वैसे लोगों का दमन किया जो इन्हें गद्दी पर बैठने से रोकता था या बाधा डालता था। सबसे फर्स्ट में क्या हुआ कि उन्हें कोई भी अगर गद्दी पर बैठने से रोकता था तो उनका उससे क्या करता था, उसका दमन करता यानी खत्म कर देता था, ठीक है, उसको मार देता था। दूसरे चरण में इन्होंने अपने साम्राज्य में 40 दासों का एक संघ बनाया, 40 दासों का एक संघ बनाया था। इस संघ में उन्हें शामिल किया जाता था जिस पर इल्तुतमिश विश्वास करता था, जिस पर इल्तुतमिश जो है वो जिस पर विश्वास करता था उन्हीं को इस जो दल है उसमें शामिल करता था, ठीक है। 40 दासों के संगठन को 40 दास का दल कहा गया है। इस दल को स्थापित करके इल्तुतमिश ने अपनी शक्तियों को मजबूत किया। तीसरे चरण में इनकी समस्या का कारण था यल्दूज, यहाँ पे आपका यल्दूज होगा, ठीक है। यल्दूज जो गजनी का शासक था लेकिन दिल्ली पर अपना दावा रखता था। इन्होंने दिल्ली के में समस्याओं को देखकर इल्तुतमिश के विरुद्ध खड़ा हो गया और यह माना जाता है कि यल्दूज ऐबक द्वारा भी हराया गया था, परंतु दिल्ली में इल्तुतमिश के समस्याओं को देखते हुए उनके विरुद्ध युद्ध करके लाभ उठाना चाहता था, परंतु इल्तुतमिश ने इन्हें पराजित कर दिया, जिसके बाद हमेशा हमेशा के लिए गजनी चला गया, ठीक है। क्या हुआ, जो यहाँ पे आपका यल्दूज है, यल्दूज और इल्तुतमिश का यहाँ पे संघर्ष होता है, जिसमें जो यल्दूज है वो हार जाते हैं, वो फिर अपना जो गजनी है वो अपना वहाँ पे चला जाता है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। मंगोल का आक्रमण। मंगोल के विजेता चंगेज खान अपनी सेना के साथ दिल्ली सल्तनत की सीमा पर आ पहुंचा। जो मंगोल के विजेता चंगेज खान है वो अपनी सेना को लेकर दिल्ली की सल्तनत पर आ पहुंचता है। यह राजकुमार मंगबरनी का पीछा करते हुए आया था। मंगबरनी ने इल्तुतमिश से चंगेज खान के विरुद्ध युद्ध में सहायता मांगा, लेकिन इल्तुतमिश ने कूटनीति का सहारा लिया और राजकुमार मंगबरनी का सहायता नहीं किया, जिसके बाद चंगेज खान इल्तुतमिश से काफ़ी प्रसन्न हुआ और दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण नहीं किया। यहाँ पे देखिए क्या हुआ कि मंगोल आक्रमण करने के लिए आए थे, किनके पीछे पीछे, तो यहाँ पे मंगबरनी के पीछे पीछे आक्रमण करने के लिए आए थे, लेकिन
और मंगबर ने क्या हुआ कि इल्तुतमिश का हेल्प मांगा, तो इल्तुतमिश जो है मंगबर ने का हेल्प नहीं किया, जिसके कारण से जो मंगोल है वो काफ़ी खुश हुए हैं और दिल्ली पर आक्रमण नहीं किया। ठीक है, जिसके बाद चंगेज़ खान इल्तुतमिश से काफ़ी प्रसन्न हुआ और ये दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण नहीं किया। इस प्रकार इल्तुतमिश को दिल्ली में अपनी सत्ता को कायम रखने में सफलता मिली। इस प्रकार से क्या हुआ कि दिल्ली को जो अपनी सत्ता को कायम रखने के लिए उनको सफलता प्राप्त हुआ। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। राजपूतों का संघर्ष, राजपूतों का संघर्ष। राजपूतों का क्षेत्र कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल से ही विद्रोह का केंद्र बना था, लेकिन जब इल्तुतमिश दिल्ली का राजगद्दी पर बैठा, उसके समक्ष भी राजपूतों से संघर्ष का समस्या बना रहा था। जिसके बाद इल्तुतमिश ने राजपूतों के विरुद्ध युद्ध लड़ा और कई राजपूतों को उन्होंने पराजित करके उनके क्षेत्रों पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया। राजपूत शासक इल्तुतमिश की सत्ता को अंत करने का प्रयास कर रहा था और तुर्की की सत्ता को अंत करके उनके क्षेत्रों पर अधिकार करने के लिए तैयार था। परंतु परंतु इल्तुतमिश ने राजपूत राजाओं को पराजित करके अपनी सत्ता को मजबूत किया। यहाँ पे राजपूतों से भी उनका संघर्ष हुआ। तो मेन हेडिंग आपका है कि राजपूतों से भी इल्तुतमिश का संघर्ष हुआ। उसमें भी क्या होता है, इल्तुतमिश है वो इसमें भी विजय हो जाते हैं और राजपूत हार जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आप लोगों को क्या क्या देखने मिला, मंगल का आक्रमण जो देखने मिला, मंगलों का आक्रमण। तो क्या हुआ कि इसका पीछा मंगबरनी का पीछा करते करते मंगोल आए थे, ठीक है, दिल्ली पर। तो मंगोल क्या हुआ कि ये हेल्प मांग रहा था इल्तुतमिश से मंगबरनी, और इनका हेल्प इल्तुतमिश नहीं किया, तो इसकी वजह से जो चंगेज खान है वो खुश हो गए और वो उन्होंने दिल्ली पर हमला नहीं किया। ठीक है, वो सीधा लौट गए। चलिए आगे देख लेते हैं। इसका जो आपको जितना भी यहाँ पे जानकारी मिला, इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, तो आप अगर निष्कर्ष लिख देते हैं तो जो आपका कॉपी चेक करने वाला एग्जामिनर है, ठीक है, जो एग्जाम में आपका कॉपी चेक करने वाला रहेगा, उसको अच्छा लगेगा जो आप निष्कर्ष लिख देते हैं। तो देखिए, तो निष्कर्ष आपको किस प्रकार से लिखना है। इस प्रकार से उपयुक्त तथ्यों का आधार पर हम यह कह सकते हैं कि इल्तुतमिश गुलाम वंश का एक योग्य शासक था, जिन्होंने यहाँ पे डबल लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं है, दिल्ली सल्तनत को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कहते हैं कि जो इल्तुतमिश है वो एक योग्य शासक था, ठीक है, जिन्होंने अपनी दिल्ली सल्तनत को बचाए रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो देखिए, अगर आप लोग को अभी भी अगर 400-500 वर्ड में लिखना है, अगर अभी भी कम पड़ रहा, तो और एक आप पॉइंट जोड़ सकते हैं जिसको मैंने नहीं बताया इस वीडियो में, एकता प्रणाली। ठीक है, एकता प्रणाली जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एकता प्रणाली। देखिए, इल्तुतमिश का जो एकता प्रणाली है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको इसको भी एग्जाम में लिख सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो एकता प्रणाली के बारे में हम आप लोग को यहाँ पे बता दे रहे हैं। ठीक है, तो एकता प्रणाली में होता क्या है, वो इतना देखिए, एकता को हम लोग जमीन कहते हैं, भूमि कहते हैं। ठीक है, ये इतना बड़ा भूमि है आपका। तो भूमि क्या होता है कि इतना बड़ा भूमि में वो क्या करते थे, राजाओं को, सॉरी राजाओं बोल रहे, जमींदारों और बड़े बड़े अमीर जो है उनको, जो वजीर उनके जो पद पे काम करते थे, उनके शासन जो वहाँ पे दरबार के शासन में जो काम करते थे, जो वजीर रहते थे, उनको ज़मीन वो भूमि दे देते थे। और इतना, जैसे कि एकता नंबर 1, एकता नंबर 2, एकता नंबर 3, एकता नंबर 4, एकता नंबर 5, एकता नंबर 6, इतना आपका 6 हो गया। एकता, इतना एकता है आपके पास, तो वो टोटल एकताओं का हिसाब कर लेते थे किनको कितना देना है। और सभी को, जैसे कि कोई अमीर 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 व्यक्ति हैं तो उनको एक एकता दे देते हैं। वो क्या करते थे, वो अपने क्षेत्रों में टैक्स यानी कलेक्ट करके कर इलेक्ट कर जो जो भी होता था कर, किसानों से लेकर वो राजा को देते थे। ठीक है, तो इसी तरह जो आपका भूमि रहता था, इल्तुतमिश का जितना भी भूमि था, इक्ता, तो सभी इक्ता का वो हिसाब कर लिए थे कि मेरे पास कितना इक्ता है, और उनके बाद वो सभी सभी इक्ता को दे दिए थे, जिनमें से जो किसान है वो अच्छे अच्छे फसल उगा रहे थे। और उनके बाद जो भी टैक्स कलेक्ट होता था, वो जमींदार हो चाहे अमीर व्यक्ति हो, वो क्या करते थे, वो अपना रख लेते थे, उनके बाद वो इल्तुतमिश को दे देते थे। ठीक है, तो इक्ता जो प्रणाली है यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इक्ता प्रणाली। तो इल्तुतमिश का इक्ता प्रणाली, तुर्कान ए चहलगामी, और उन्होंने उन्होंने बहुत सारा मकबरा भी बनाया था, तो उनको भी जानना है, तो एक वीडियो में कंप्लीट नहीं हो पाया। ठीक है, तो थोड़ा बहुत आप लोग इधर उधर से जान लीजिएगा। और भी जो इल्तुतमिश से वो मकबरा का भी निर्माण करवाया था। तो आप लोग को आशा करता हूँ कि वीडियो जो बहुत अच्छा लगा होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।